चलो नोट करना अभी। अभी मैंने इक्विलिब्रियम की तुम्हें जो एग्जांपल्स थी, बेस्ट एग्जांपल्स जितनी थी मैंने वो सब दे दी तुम्हें यहाँ पे, फिजिकल इक्विलिब्रियम की भी और केमिकल इक्विलिब्रियम की। मतलब समझा दिया कि उस समय कंसंट्रेशन हो जाता है कांस्टेंट, या कोई भी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है वो, जैसे कलर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन हो रही होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम स्पीड से, हमें पता नहीं लगता वो। इसलिए हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक नेचर का है, स्टैटिक नेचर का नहीं है। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया पीछे भी। अभी हम नोट करेंगे एक बार जल्दी से, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। क्योंकि हम केमिकल क्रिया पढ़ेंगे उसके लिए मेरे को रिएक्शन की बात करनी है, प्रोसेस की नहीं, जो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? जिसके अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जो कंप्लीशन की तरफ, देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो कंप्लीशन की तरफ जाएगी, वो तो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, उतनी ही स्पीड से, क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी देगा। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी देगा। तो ये ज्यादातर होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में और क्लोज वेसल में, क्लोज वेसल नहीं है तो अचीव नहीं होगा कभी भी इक्विलिब्रियम, तो अचीव नहीं होगा इक्विलिब्रियम, सही ना। तो ये हेबर्स प्रोसेस जो एग्जांपल मैंने लिया है, ये किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जैसे 2SO2 प्लस O2 गैसेस फॉर्म में है ये भी पूरा 2SO3, तो ये भी एग्जांपल किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। इनमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इसमें V2O5 कैटलिस्ट है, इसमें हमारा आयरन की ऑक्साइड और बहुत सारी चीजें होती है, प्रोमोटर होता है इसके अंदर, पॉइजन होते हैं कि क्या है वो सब भी है, लेकिन वो सब डिटेल नहीं करनी है। ये हेबर्स प्रोसेस है ऊपर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, और नीचे कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। तो हेबर्स प्रोसेस, नीचे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे। अब इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इन विच नॉट ओनली रिएक्टेंट गिव्स द प्रोडक्ट बट ऑल्सो प्रोडक्ट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी अचीव नहीं होगा, और इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। किस तरीके से, इस तरीके से, ये मैंने बताया भी होगा तुम्हें लेक्चर अगर तुमने पढ़े हैं तो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये रिएक्टेंट डिक्रीज करके कांस्टेंट हो गया, और ये प्रोडक्ट है इंक्रीज करके कांस्टेंट हो गया, तो ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये ऐसे कर बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उस केस में रिएक्शन जाएगी कंप्लीशन तक, रिएक्शन जाएगी कंप्लीशन तक, और सिर्फ रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन जाएगी। रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट गिव बैक द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को नहीं देंगे। तो वो क्या होगा, जैसे एग्जांपल इसमें हमारी ज्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, ये PPT बन गया व्हाइट कलर का। तो ये हमारी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। या फिर एसिड बेस रिएक्शन मोस्टली बहुत फास्ट होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, NaCl जो इसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड नहीं आएगी रिएक्शन ये, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टर नहीं देगा, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl बना, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब ये सॉलिड फॉर्म में है तो रिएक्ट करके दोबारा बैकवर्ड नहीं जाएगी रिएक्शन, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, इसमें हम मानते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है उनका कंसंट्रेशन क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं रफली बना रहा हूँ, ये तुम सबने कर रखा होगा। ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, खत्म, रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं विद टाइम, ये खत्म हो गया, समझ गए कि नहीं। तो ये रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया विद टाइम। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का कारण। पेपर में अगर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल दे दिया। बाकी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एग्जाम्पल दे दिया, डेफिनेशन बता दिया, साथ में तुम लिख दोगे इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। कर्व मैंने दोनों के बता दिए, ये रिवर्सिबल का कर्व है और ये हमारा किसका है, इरिवर्सिबल का कर्व, ये कर्व बता दिए। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है सर प्रॉपर्टीज। हाँ आदित्य, सर अगर पेपर में आएगा भी तो हम थर्मो वाला लिखेंगे डिफरेंस या फिर इक्विलिब्रियम वाला? नहीं वो
नहीं नहीं, ये जो मैंने पढ़ाया है इसी को लिखेगा, वो लिखा हुआ क्वेश्चन में स्पेशली। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो यही लिखना है। अगर बोलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो थर्मो वाला लिखना है, सही है। ओके सर, ओके। प्रोसेस बोलेगा तो थर्मो वाला, और रिएक्शन बोलेगा तो इन्हीं को लिखना है, सही है। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है कि कंसंट्रेशन हो जाता है कांस्टेंट। रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन, रिएक्शन की बात, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंसंट्रेशन हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। वो एक केस है, वो कोइंसिडेंस है कि कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, तुम लिखोगे कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ, ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये मैंने तुम्हें बहुत सारी एग्जांपल देके कर्व के थ्रू बता दिया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर आने चाहिए। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स। अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल्स, कोई भी एग्जांपल है, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम है, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम है, अगर क्लोज वेसल नहीं है, जैसे वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, नीचे वाटर है, अगर ऊपर से क्लोज नहीं है तो वेपर तो सारे क्या जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव। तो ये ध्यान रखना चीज का, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज वेसल्स। ओपन वेसल है, तो मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट गैशियस बन गया, तो गैशियस एस्केप कर जाएगा, देन इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स, क्लोज वेसल होगा तो ही इक्विलिब्रियम क्या होगा, अचीव होगा। इक्विलिब्रियम पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है, वो तुम कंसंट्रेशन कांस्टेंट में ही लिख सकते हो। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ ना, यहाँ पे तुम ये भी बोल सकते हो कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं दे बिकम कांस्टेंट। जैसे कलर कांस्टेंट हो जाता है, कलर दिखाया था मैंने एग्जांपल लेके, वो कांस्टेंट हो गया था। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम। दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना, इन दोनों को मैं काफी यूज करूंगा आगे जाकर। नेक्स्ट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इसको मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं हम, और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये मान लो इक्विलिब्रियम जो है अचीव होना था हमारा जब ये हो जाए 10 मोलर और ये हो जाए 8 मोलर, तब इक्विलिब्रियम अचीव होना था। कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट हुआ ना 8 मोलर पे, ये क्या हुआ 10 मोलर पे, ये मैंने लिया 12 मोलर, और ये लिया मैंने सपोज 4 मोलर, यहाँ पे लिया मैंने 4 मोलर। तो इसमें से 12 और 4 नहीं, 6 ले लेते हैं इसको, इसको 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो इसमें से 2 जाएगा, तब इस जब 2 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 बढ़ जाएगा तब ये 8 हो जाएगा। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब 2 खत्म होगा तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा इसके अंदर। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव हो सकता है और बैकवर्ड से भी। अगर मान लो ये हो जाता हमारा 12 मोलर और ये हो जाता सपोज 6 मोलर, तो अब इसमें से 4 जाएगा, और ये 4 जब खत्म हुआ तो ये 4 बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 10 मोलर और ये हो जाएगा 8 मोलर। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से अचीव होगा। वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट से ज्यादा है तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल से और अच्छा क्लियर होगा यार, जब मैं कोफिशिएंट भी लूंगा 2 3 ऐसे करके, तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट्स का ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर प्रोडक्ट्स का ज्यादा है देन रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट समझ आ गया। 4 पॉइंट बता दिए मैंने, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स और फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इससे भी हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सबको पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, या मैंने इसमें तो और पॉइंट्स बताए हुए तुम्हें कि जैसे टी डेल्टा इज टोटल इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। बताया डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, जी की वैल्यू क्या होती जाती है, एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, जी बिकम मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इज जीरो बट जी इज मिनिमम। टी डेल्टा इज टोटल। कोई भी सिस्टम है ना, वो हमेशा चाहता है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाए और उसकी एनर्जी क्या होती जाए, कम होती जाए। एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाए। तो टी डेल्टा इज टोटल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी एस हो जाता है मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, एस बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट्स है इसके। और इसके अलावा एक कैटलिस्ट जो है
वो कैटलिस्ट से पहले वो लिखता है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर, स्टैटिक नेचर नहीं होता। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम में हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम। सो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर एंड नॉट स्टैटिक। 7th पॉइंट कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम होता है ये, इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट जो है इसको ऑल्टर नहीं करेगा। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अटेन इट मोर क्विकली। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट विल हेल्प टू अटेन इट मोर क्विकली। समझ कि नहीं है? तो क्लियर होगी बात कि नहीं है? कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की स्टेट को ऑल्टर कभी नहीं करता। इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विकली, जल्दी लाने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल अगर तुम्हें कर्व्स याद हो सारे जो मैंने ऑर्गेनिक के लिए भी डिस्कस किए थे, मैं एक बार जल्दी से इसको दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। एक्सो के और एंडो के ये बहुत डिटेल में बता रखे होंगे मैंने, इनको जरूर कर लेना। ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह रिक्वायरमेंट होगी। मान लिया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल लिया, कोल है, कोल अपने आप तो जलेगा नहीं, उसको हमें कुछ एनर्जी पहले देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम देंगे उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मान लिया इतनी एनर्जी चाहिए इसको जलने के लिए, तो इतनी एनर्जी हम देंगे अपनी तरफ से, और इतनी एनर्जी मिलते ही ये बनाएगा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, और नीचे क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यानी वाई एक्सिस पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, तो हॉरिजॉन्टली क्या मिल रहा है तुम्हें, टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर मैं, और ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बैकवर्ड की। ये इसको ईएफ लिख दो, ईएफ फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ईबी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लो मैंने ये वैल्यू ले ली 100, ये वैल्यू ले ली, रिएक्टेंट की वैल्यू ले ली 40, और ये वैल्यू ले ली से 20। अब मैंने तुमसे पूछा, ये किलो जूल पर मोल में है। अब मैंने तुमसे पूछा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसकी, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की। तो 100 तो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ईएफ क्या होगा, ईटी माइनस ईआर। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 100, ईआर कितना है, 40, तो 60 आ गई। 60 आ गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन किलो जूल पर मोल में। और ईबी क्या होगा, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, ये कितनी होगी, 100 ईटी माइनस ईपी। ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 यानी 80। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम, फॉरवर्ड की कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, एडिशनल एनर्जी विच इज गिवन टू द रिएक्टेंट्स टू स्टार्ट ए रिएक्शन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन विल टेक प्लेस। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही ना? तो मैंने ये तुम्हें बताया, 100 थ्रेशोल्ड एनर्जी है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी 60 है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी 80 है। जितनी ज्यादा रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जैसे तो मैंने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर, तुम्हें से पेट्रोल को जलाना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, या तुम्हें वुड को जलाना है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, पेट्रोल की। पेट्रोल। पेट्रोल को। उसको थोड़ी सी एनर्जी दी और जल्दी जल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। समझ गए कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए किसी रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर किसी रिएक्शन को हमें करवाना है और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। अब मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन अब ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई रिएक्शन, और ये पॉइंट हो गया सपोज 80, ये पॉइंट 80 हो गया। तो कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विकली, अब इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। और अब क्या हो जाएगा, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी अब, 80 माइनस 40 हो जाएगी, 40 आ जाएगी। और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, 60। 80 माइनस 20, 60 हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को सेम अमाउंट से बढ़ाता है, और इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने की कोशिश करता है। और एक ऑल्टरनेट पाथ, पहले रिएक्शन इस पाथ से जा रही थी, अब रिएक्शन इस पाथ से जाएगी,
अब रिएक्शन इस पाथ से जाएगी। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ एंड विल हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विक, और इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये एक्सोथर्मिक का कर्व था। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, डेल्टा एच कितना होगा, ईपी माइनस ई आर होता है ना, थर्मो में पढ़ा है ये। ईपी कितना है 20, ई आर कितना है 40, तो 20 माइनस 40 माइनस 20, समझ गए कि नहीं? इससे पता लग गया कि कर्व एक्सोथर्मिक का, ठीक है? ये कर्व किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कोई डाउट? ये कर्व एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। -20 आ गया ना यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और कर्व ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, अगर मैं तुमसे कहूँ एंडोथर्मिक का कर्व बनाओ, एंडोथर्मिक का, तो उसका कर्व ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। ये अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होगी, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी, और अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एक मिनट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ईटी। अब हमें एक्टिवेशन ज्यादा देनी पड़ रही है फॉरवर्ड में कि नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हम चाहते हैं वो कम हो। एंडोथर्मिक में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, इसलिए रिएक्शन हम फेवर नहीं करते एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसमें, और ज्यादा देनी पड़ रही है। ये ईबी है। और डेल्टा एच निकालोगे ना, अगर मैं वैल्यूज दे दूं, मान लो ये वैल्यू 200 है, ई आर की वैल्यू से 50 है, और ये वैल्यू है 20, तो अब बताओ उसमें ये यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आएगा टाइम। अब बताओ इसमें ई एफ क्या होगा, ई बी क्या होगा, एक बार एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, एओसी यानी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक बार प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट डालने से ये वैल्यू 200 से हो गई 160, और डेल्टा एच क्या होगा, एक निकालना, एक मिनट हटा देता हूँ उसको पहले। ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू, और यहाँ टाइम था। बताओ क्या होगा, ई एफ कितना होगा, $150। हाँ ई एफ आ जाएगा। देखो ई एफ फॉरवर्ड निकालना है, 200 माइनस 50, 200 ई टी माइनस ई आर, 200 माइनस 50, तो सर 150 आ ईपी जाएगी। ज्यादा होगा 50 और से। ईपी की वैल्यू, अच्छा मैंने उल्टा दे दी, हाँ एक मिनट, ईपी की वैल्यू ना, इसको चेंज कर देने के बाद ईपी की वैल्यू कर देना 80। हाँ अब बताओ, तो ईबी कितना होगा, 120 बैकवर्ड की है। एक्टिवेशन, 200 माइनस 80 यानी 120। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट डालने पर 160 माइनस 50 110, और 160 माइनस 80 80। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की ईपी माइनस ई आर, वो तो हमेशा सेम रहेगी ना, 30 इधर भी 30 इधर भी, चाहे एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो चाहे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, दोनों केस में डेल्टा एच की वैल्यू 30 होगी। किसी को डाउट तो नहीं कोई? किसी को डाउट तो नहीं कोई? आदित्य? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो अभी ना, अब एक यहाँ पे हेनरीज लॉ मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, उसको तुम उन्हीं लेक्चर्स में दोबारा देख लेना, हेनरीज लॉ को। इसमें है कुछ भी नहीं, मैं बस सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। तुम हेनरीज लॉ, तुम जो लेक्चर मैंने कराया है उसी में देखना, वो एक्चुअल में सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है ना, उसका टॉपिक है वो, और 12th क्लास में है। मैं यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। हेनरीज लॉ क्या है, मान लो किसी सोडा वाटर बॉटल में हमने CO2 गैस डिजोल्व की है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर अबव द सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उतनी गैस डिजोल्व होगी। यही हेनरीज लॉ है। अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन given mass of solvent is directly proportional to the pressure applied above the solvent. तो m is proportional to क्या आएगा, p आएगा। amount of gas dissolved in given mass of solvent is directly proportional to the pressure applied above the solvent. m is proportional to p, और m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, kh into p। kh यहाँ पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। kh क्या यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। और इसका छोड़ो, ये जैसे ही हम कॉक ओपन करते हैं तो गैस तेजी से बाहर क्यों निकलती है, gas it oozes out or freezes out as soon as cork of the soda water bottle is opened। रीजन क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, एटमोस्फेयर प्रेशर लो है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एटमोस्फेयर प्रेशर, इन ऑर्डर, एक वर्ड में बोले
तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम गैस oozes out as soon as cork of the soda water bottle is opened. गैस तेजी से बाहर निकलती है जैसे ही हम उसका कॉक ओपन करें. किसी को डाउट कोई? समझ आ गया कि नहीं है? हेनरीज लॉ क्लियर हो गया ना? इसकी एप्लीकेशन वगैरह सब दे रखी है मैंने उसमें. एप्लीकेशन कंडीशंस वो सब पढ़ लेना तुमसे. एप्लीकेशंस की एरेटेड रिंग्स में है, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स में है, सी डाइवर्स भी यूज करते हैं इसके एप्लीकेशन को. और इसके अलावा एनोक्सिया एक डिसीज है जो हायर ऑल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, वो जनरली वीक होते हैं एंड आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लो होगा तो ऑक्सीजन अवेलेबल विल बी लेस फॉर ब्रीथिंग. तो इसलिए हम बोलते हैं कि हायर ऑल्टीट्यूड पे, हिली एरियाज पे जो लोग रहते हैं, they are not able to think properly and are generally weak because of less availability of oxygen there. तो ये सब एप्लीकेशन तुमने बता रखी है, ये खुद रीड करना उसमें से. सही ना? अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टॉपिक. यहाँ से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा एक तरह से, लॉ ऑफ मास एक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब यहाँ से चैप्टर स्टार्टिंग होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन आएगी यहाँ पे, तो नोट करना एक बार. नोट करेंगे. देखो, रेट एट विच लॉ ऑफ मास एक्शन. रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स. जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स. A plus B gives products. Rate at which A substance को मैं मान रहा हूं A reacts, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना उसका कंसंट्रेशन होगा. कंसंट्रेशन को बोलते हैं एक्टिव मास. कंसंट्रेशन को मानते हैं एक्टिव मास. IIT जेई के सिलेबस में भी माना हुआ है कंसंट्रेशन और एक्टिव मास इक्वल है. अदरवाइज एक कोफिशिएंट आता है गामा, उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन हमने गामा की वैल्यू IIT जेई के सिलेबस में भी 1 मान रखी है, तो 1 लेके करना है. सही ना? एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन इज वन एंड द सेम थिंग, ये दिमाग में रखना जरूर. सही ना? एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है. तो रेट एट विच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. जितना इसका कंसंट्रेशन होगा ए का, उतनी ज्यादा स्पीड होगी. सिमिलरली रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी. रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर. रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी. सही ना? और अगर मान लो इनके कोफिशिएंट्स भी हैं, जैसे मान लो यार 2 होता, तो मैं बोलता रेट एट विच फर्स्ट ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रेट एट विच सेकंड ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन ए. तो ए का स्क्वायर आता कि नहीं? तो अगर इनके कोफिशिएंट्स हमारे स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, तो वो कहां आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे. समझ गए कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये रिएक्टेंट्स के लिए ही डिफाइंड था लॉ ऑफ मास एक्शन. अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लेंगे. फिर एक क्वेश्चन आता है, ये स्कूल लेवल पे जरूर पूछते हैं, व्हाई एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी. व्हाई एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी. पता है किसी को आंसर इसका? किसी ने पढ़ा हुआ है कि नहीं? व्हाई एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी. क्यों लेते हैं यूनिटी? देखो, एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन. Mass and density ध्यान are से सुनो. fixed. बिल्कुल सही है. मोलर मास ना. देखो, कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास. एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक्टिव मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं हम गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम. गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम. अब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेंसिटी. डेंसिटी अपॉन में मोलर मास. तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की तो डेंसिटी फिक्स होती है. प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की डेंसिटी फिक्स होती है. प्योर सॉलिड्स की, प्योर लिक्विड्स की डेंसिटी फिक्स होती है. मोलर मास है ही उनका कांस्टेंट, इसीलिए इस कांस्टेंट को हमने 1 मान रखा है. तो ये याद रखना है कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी. तो उसके लिए तुम्हें ये छोटी सी डेरिवेशन करनी है. एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी. मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया मैंने गिवन मास बाय मोलर मास. मास बाय वॉल्यूम बन गई डेंसिटी, तो आ गया डेंसिटी बाय मोलर मास. डेंसिटी प्योर सॉलिड्स की फिक्स्ड, मोलर मास फिक्स है ही उनका,
तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को 1 मान रख। दैट्स व्हाई एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी, इसको हम यूनिटी मानते हैं। सही है, तो अब नेक्स्ट नोट करेंगे। इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुम्हें। एक जैसे एक मैंने पूछा से 11.2 लीटर एमोनिया है, 11.2 लीटर एमोनिया, तो इसका एक्टिव मास क्या होगा? इसका एक्टिव मास क्या होगा? सर ये 11.2 क्या है? 11.2 लीटर एमोनिया, इसका एक्टिव मास क्या होगा? इसके मोल्स निकालेंगे, नंबर मोल वॉल्यूम निकालना है। नंबर मोल से होगा इसके 11.2 बाई 22.4, वॉल्यूम इसका 11.2 है ही, तो गैसेस के इसमें 1 बाई 22.4 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एक्टिव मास क्या होगा? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक्टिव मास क्या होगा? सर ये 1। लेक्चर्स में होंगे क्वेश्चन। हाँ 1 कैसे अगर, सर सॉलिड का भी आपने बोला था कि 1 होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो प्योर सॉलिड है लाइमस्टोन, तो इसका तो 1 लेना है, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स का 1 होगा, प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड्स, इसका क्या आएगा? 1। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये करेंगे आज हम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लगा लो यहाँ पे, जो मेन फॉर्मूला है जो आयनिक में और केमिकल में दोनों में यूज होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मान लिया ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये इक्वेशन है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी इक्वेशन है। कोई कोफिशिएंट नहीं ले रहा, मैं लास्ट में बता दूंगा कोफिशिएंट लेके क्या करेंगे। तो इसमें रेट एट विच ए रिएक्ट्स, रेट एट विच ए रिएक्ट्स प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में शो करूंगा मैं पूरे चैप्टर में। कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, रेट एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट एट विच बी रिएक्ट्स, रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर, रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर, जिसको मैं लिखता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी यहां से आ गया आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी का कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन। अब ध्यान रखना, आर एफ क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अगर मैं सिर्फ रेट कांस्टेंट भी बोलता हूं, दैट मीन्स फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कि इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो आर एफ इज टू के एफ इंटू ए इंटू बी आ गया। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? आरबी क्या होगा? सिमिलरली आरबी क्या होगा? बोलो आरबी क्या होगा इसमें? सर KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। यही होगा ना बैकवर्ड रिएक्शन का। आरबी क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केबी क्या है? बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। केबी क्या है यहाँ पे? बैकवर्ड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। केबी क्या है यहाँ पे? बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो केबी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? आर एफ इज टू आरबी, याद है कि नहीं है प्रॉपर्टीज में इक्विलिब्रियम की? एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज टू आरबी, यानी के एफ इंटू ए इंटू बी के बी इंटू सी इंटू डी।
KF इंटू A इंटू B इज टू KB इंटू C इंटू D, यानी यहां से आ जाएगा KF इंटू KB, KF बाय KB। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया डेरिवेशन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की, जल्दी से हैंड कर देंगे एक बार। आदित्य, निशी, अर्नव, छवि, अंशिता, श्रुतिका, शिखा, युविका, अखिलेश, निहारिका, कृष्णा, वेदांत, प्रिया, नित्या, रितिका, साक्षी, उज्जवल, देवांशी, निकिता, सिद्धि, हर्ष, बिंदिया। आर्यमन समझ नहीं आया अभी? बॉबी, आर्यमन, गर्व, हिमांशु और मयंक, चार बच्चों को समझ नहीं आया। गर्व को समझ आ गया, आर्यमन आ गया समझ, हिमांशु और मयंक। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मयंक तेरे को समझ नहीं आया ये? नहीं मयंक सर। देखो अब ये तो फिर तू ध्यान से सुन नहीं रहा है, तो या तूने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इजी पार्ट है बहुत, जल्दी से देख ले एक बार। देखो उधर, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ये रिएक्शन हो रही है। A कितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा? जितना कंसंट्रेशन होगा A का। B कितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा? जितना कंसंट्रेशन होगा B का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? RF। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? RF। यानी रेट A और B एक साथ रिएक्ट करें, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये ना A और B दोनों एक साथ रिएक्ट करें, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? A इंटू B के कंसंट्रेशन के, यही तो होगा, A और B के कंसंट्रेशन के। तो RF, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो मैंने लगा दिया कांस्टेंट KF। KF को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ऐसे ही अगर C और D रिएक्ट करते हैं, रेट एट विच C एंड D रिएक्ट टुगेदर, या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या होगा? KB इंटू C इंटू D। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? KB इंटू C इंटू D। और इक्विलिब्रियम पे मैंने पढ़ाया तो मैं भी पीछे कि RF और RB क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो RF इक्वल टू RB लिखा, तो KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू KB इंटू C इंटू D आ जाएगा। KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KB इंटू C इंटू D। अब ध्यान देना, अभी मैं समझ आया अब कि नहीं? सर आ गया। इसको लिख के डेरिवेशन जो भी होंगी दो दो बार लिख के देखना जरूर। तो यहां से आ जाएगा KF बाय KB इज इक्वल टू C इंटू D डिवाइड बाय A इंटू B। और KF बाय KB को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कंसंट्रेशन लिया ना मैंने, इसलिए C लगाया है, इसलिए C लगाया है क्योंकि मैंने क्या लिया है? कंसंट्रेशन। तो ये हो गया KC। और जो कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, वो कहां आ जाते हैं? कोफिशिएंट कहां आ जाएंगे? पावर में। जैसे मान लो अगर रिएक्शन ये हो जाती AA प्लस BB गिव्स इक्विलिब्रियम में C प्लस D। तो अब C की पावर C आता, D की पावर D आता, A की पावर A आता, B की पावर B। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऊपर क्या आया? प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन। नीचे क्या आया? रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? केसी की स्टेटमेंट क्या है? इट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। एक तो डेफिनेशन यही है इसकी, इट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। दूसरी डेफिनेशन या दूसरी स्टेटमेंट इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power equal to their coefficient to concentration of reactants raised to the power equal to their coefficient। दोबारा सुन लेंगे एक बार। एक तो है इट इज अ रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। दूसरा क्या है इसका? इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन टू इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल वर्ड्स में बोले, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। ये इसकी स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। बस एग्जांपल जरूर ध्यान सुनना। जैसे मैंने बोला N2 + 3H2, ये मैंने थर्मोडायनामिक्स में भी बताया था, गैसियस रिएक्शन है ये, गैस। तो इधर Kc जो है ना, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे, H2 का क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। ये Kc होगा। कि C का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब।
ये समझ आ गया। और एक टर्म और होती है, ये यूज बहुत कम होगी, के एक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे पी क्या था? प्रेशर। तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 का क्यूब। ये कम यूज होगा बहुत, मेन ये दोनों यूज होंगे। इन दोनों में भी रिलेशन भी निकालनी है। प्रेशर और कंसंट्रेशन में जो रिलेशन होगी, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? CRT, ये पता है ना, P इक्वल टू CRT। उसको देखते हुए रिलेशन निकालेंगे KP और KC में। सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है। फर्स्ट टाइम पेपर होगा तो KP और KC में रिलेशन जरूर आएगी, जो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें डिराइव कराऊंगा। KP इक्वल टू KC RT रेशो डेल्टा एन। डेल्टा एन वही चीज है, डेल्टा एन जी। और RT ब्रैकेट में फॉर्मूला हमेशा टिप्स में होना चाहिए तुम्हारे। बात समझ आ गई कि नहीं है? KP और KC को रिप्रेजेंट करना आ गया कि नहीं? KP और KC ध्यान रखना कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन आता है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। ये भी आ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिखा CaCO3 सॉलिड है, इससे बना CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इस केस में KP क्या होगा? ध्यान रखना, ओनली प्रेशर ऑफ CO2। ये दोनों नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है, तो कंसंट्रेशन यूनिटी। तो KP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। KC क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली। ये ध्यान रखना, क्यों लिए दोनों? बाकी CaCO3 और CaO क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन आता है, वाई प्रेशर ऑफ CO2 बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ऐसे क्वेश्चन आएगा, वाई प्रेशर ऑफ CO2, वेपर प्रेशर ऑफ CO2 बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ CO2 किसके इक्वल आ गया? KP के इक्वल आ गया। और KP क्या होता है? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। KP क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये तुम्हें एक्सप्रेशन दिखाना बस। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ CO2 कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो KP के इक्वल आ गया। चलो यहां तक पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। लेक्चर्स आगे वाले जरूर पढ़ लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे। सर